संधि पर अपनी बात चल रही है। अभी हम बात करते हैं संधि के भेदों पर, यानी संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद मुख्य रूप से कितने हैं? 3 भेद हैं। संधि के भेद 3 भेद है मुख्य रूप से संधि के। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद है। और संधि जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन पहला जो भेद है स्वर संधि, उसके पुनः कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो उन 5 भेदों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम स्वर संधि क्या है, व्यंजन क्या है, विसर्ग संधि क्या है, इन पर ऐसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों का ही मेल होगा, का स्वर ही मिलेंगे, का मेल, इसका मेल होगा, केवल और केवल स्वर होंगे। यानी शब्द के जो 2 शब्द होते हैं, उनमें से जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण भी स्वर होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? ये भी स्वर होगा। ये भी क्या होगा? स्वर होगा। ये भी स्वर और ये भी स्वर, दोनों आपस में मिलेंगे और जो निर्माण होगा वो भी किसका होगा? नया जो निर्माण होगा वो भी स्वर का ही निर्माण होगा। दोनों मिलकर नए स्वर का ही निर्माण करेंगे। जैसे हम कहें, कोई भी शब्द ले लें, जैसे परोपकार शब्द है तो पर धन उपकार होता है, पर धन उपकार। तो देखिए, पर धन उपकार में क्या है? प धन अ धन र धन अ है। तो यहाँ पर स्वर निहित है। यहाँ क्या है? स्वर यहाँ पर निहित है। तो ये अ और उ मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनता है। गुण स्वर संधि होती है। तो इस प्रकार से इसमें स्वर का ही मेल रहता है, तभी स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि में मुख्य प्रथम शब्द होता है, उसका अंतिम वर्ण व्यंजन रहता है। प्रथम शब्द का व्यंजनों का मेल इसे कह सकते हैं सामान्य तौर पर व्यंजनों का मेल। किसका मेल होगा? व्यंजनों का मेल। और सामान्य तौर पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन। और जो सेकंड शब्द है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ये सब हम क्यों समझ रहे हैं? आजकल अवधारणाएं आती है, ये इन्हें पंक्ति के रूप में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सा गलत है। तो कई बार ये पूरी क्लियर की हुई बातें रहती है, तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन, दोनों में से हो सकता है। ये सामान्य तौर पर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये व्यंजन होगा। जैसे उद्घोष है, खूब सारे जो शब्द है, उन व्यंजन, जहां व्यंजन का मेल हो रहा है, व्यंजन के साथ व्यंजन हो सकता है या व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है,
वहां व्यंजन होगी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि ही होगी। अब है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या आएगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। क्या होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा। अब विसर्ग होता क्या है? विसर्ग भी व्यंजन ही होता है। बहुत मुख्य बात, इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात है कि विसर्ग भी व्यंजन ही होता है। व्यंजन ही होता है, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग क्या होता है? व्यंजन ही होता है, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग क्या होता है? व्यंजन। विसर्ग क्या होता है? व्यंजन है। विसर्ग क्या है? व्यंजन। तो जैसे प्रातः धन, प्रातः धन काल, क्या बना? प्रातः काल। इसमें प्रातः धन काल में प्रातः काल ही वापस रहता है। प्रातः काल ऐसे सभी में नहीं होता। नए शब्द जो निर्मित होते हैं उनमें विसर्ग बचा हुआ नहीं रहता। जैसे नेह धन कपट, क्या बनेगा? नेह धन कपट निष्कपट बनेगा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक बार हम शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे बात कर रहे हैं कि कौन सी संधि किस प्रकार से होती है। तो ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन मुख्य संधियां है और तीनों संधियों के ये बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि के पुनः 5 भेद होते हैं और वे 5 भेद ही मुख्य रूप से चलते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम कंफ्यूजन में संधि के भेद ही गलत लिखाते हैं, जो मुख्य रूप से कितने हैं? 3 ही है। अब स्वर संधि के भेद एक ही चार्ट से हम करते हैं। स्वर संधि के भेदों को फिर अलग से पढ़ेंगे। संधि के भेद, अब स्वर संधि के जो भेद है वो क्रमवार चलते हैं। जैसे जैसे स्वर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्वर संधि के भेद भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? दीर्घ संधि आएगी। सबसे पहले कौन सी आएगी? दीर्घ संधि। इसे दीर्घ स्वर संधि भी आप कह सकते हो, लेकिन सामान्य तौर पर दीर्घ संधि ही कहा जाता है। दूसरी है कौन सी? दीर्घ के बाद आती है गुण संधि। कैसे आती है उन्हें मैं अभी समझाऊंगी आपको। गुण संधि, गुण के बाद क्या होती है? वृद्धि। तो वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद यह आता है तो यण संधि। यण संधि। और यण के बाद कौन सी आएगी? अयादि संधि, जो रूढ़ शब्दों में ही आती है। अयादि संधि। तो ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 अपनी संधियां है जो क्रमवार चलेगी। क्रमवार इसमें स्वरों का प्रयोग होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में होता क्या है? सवर्ण जाति के ही मिलते हैं। सवर्ण स्वरों का मेल क्या रहता है? सवर्ण स्वरों का ही मेल रहता है। एक ही जाति की, सवर्ण का अर्थ क्या है? एक ही जाति। एक ही जाति। एक ही जाति का अर्थ आप समझ गए कि अ आ के साथ अ आ, ई के साथ ई और ऊ के साथ ऊ। तो क्या होगी? दीर्घ। नाम भी दीर्घ है तो इसकी दीर्घ वाली बात है। जैसे हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? बड़ी ई कहते हैं, बड़ा ऊ कहते हैं। तो वो किस में आ जाएगी? वो अपने आ जाएगी दीर्घ संधि में। तो देखिए सबसे पहले किसका मेल होता है? अ धन आ। तो अ आ दोनों हो सकते हैं इधर, और इधर भी अ आ दोनों हो सकते हैं।
और सामने क्या बनेगा, आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ। और आ, आ दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखिए इधर अ आया, इधर अ भी आ सकता है, इधर आ आकर इधर अ आए, या इधर अ आए और इधर आ आए, कोई भी आए, ये सवर्ण जाति के स्वर है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो सामान्य सा सबसे ज्यादा चलने वाला उदाहरण क्या है, विद्यालय। विद्यालय क्या बनता है, विद्यालय, विद्यालय। तो विद्याधन आले, विद्यालय। तो विद्यालय बना, ये कैसे बना देखिए, व धन, ई धन, द धन, विद्या, य धन, आ, ये मात्रा विद्या तो पहले से ही था, विद्या में झा पड़ा था, और ये इस प्रकार से टूटता है, आ धन, ल धन, अ धन, य धन, अ। आगे जा रहा है अपना, गुण संधि के उदाहरण भी अपने को करने पड़ेंगे। तो देखिए सवर्ण स्वरों का मेल होता है और उसमें सबसे पहली सारणी अधन अ या अधन आ सवर्ण कहलाते हैं। और दूसरा जो है वो किसका मेल होगा, दूसरा ई धन ई का मेल हो जाएगा। ई धन ई दोनों हो सकती है, ई धन ई, ई ई दोनों ई हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो देखिए ए धन ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली ई। जैसे मही, जैसे मही, मही धन ईश, दोनों बड़ी ई की मात्रा क्या बना, महिष। क्या शब्द बना, महिष। बड़ी ई की मात्रा रह गई, सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल आसान सी बात है। बड़ी ई और इधर बड़ी ई थी, पूरा अगर शब्द तोड़े तो क्या होगा, यहाँ बड़ी ई आई, यहाँ भी ई आई और बड़ी ई बन गई। और पूरे को कहें तो म धन, ह धन, ई धन, श धन, महिष। म धन अ होगा, म धन अधन, ह धन, ई धन, श धन, अ अ महिष बना। क्या शब्द बना, महिष, यानी मही का ईस, मही यानी पृथ्वी, धरती, धरती का ईस। ये हो गई ई का ग्रुप। अब वापस कौन सा आएगा, अब आएगा अपना कौन सा, ऊ का ग्रुप। तो ऊ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इधर भी दोनों आएंगे। और बराबर में क्या आएगा बताइए, बड़ा ऊ। क्या आएगा, बड़ा ऊ। जैसे उदाहरण देखें तो लघु धन उत्तर, क्या बनेगा, लघुतर। क्या बनेगा, लघुतर। तो लघुतर कैसे बना, ल धन, अ धन, घ धन, बड़ा ऊ। देखिए यहाँ पर आप टैली कर सकते हैं, जो ये शब्दों का विश्लेषण करें तो इसमें हमें संधि का पक्का पता चल जाता है कि हमारी संधि सही है या गलत। देखिए अभी बताते हैं, ल धन, अ धन, घ धन, ऊ धन, त धन, त एक आधा है, एक पूरा है तो दो बार आएगा, अ धन, र धन, ये भी बड़ी कलाकारी है जी। आपको पूरा तोड़ना आना चाहिए, शब्द का विश्लेषण करना आना चाहिए, तो संधि बिल्कुल सही कर सकते हैं, गलत होगी ही नहीं। आप उस शब्द का विश्लेषण कर दीजिए, संधि अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि शब्द टूटेंगे। देखिए विद्याधन आल्य था, ये हुआ, ये आ बना, यहाँ पर आ की मात्रा विद्या में आई है, आ की आ रही, और आ इसके अंदर आ चुका है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, आ की मात्रा इसमें शामिल हो गई है और शब्द बन गया विद्यालय। वैसे ही देखिए ई धन ई है, तो ये ह के साथ बड़ी ई की मात्रा, दोनों बड़ी बड़ी मिलकर एक ई की मात्रा बना दी, तो ये ई पड़ा, ये देखिए। और यहाँ लघुतर, भू बड़ा है, ये देखिए बड़ा ऊ आ रहा है,
और विश्लेषण अगर हमने सही किया है तो संधि हमारी गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बनती, गलत हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से यह है दीर्घ संधि के उदाहरण। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। इन सबको वापस पढ़ेंगे, लेकिन ये तो एक बार हम इस तरीके से शुरुआत करें कि पूरी संधि जब जब हम पढ़ें तब हमारे मन में खाका रहे कि इस संधि में ये बात है, इस संधि में ये मुख्य बात है, ये हमारे मन में रहना जरूरी है। तो दूसरी संधि क्या है? गुण संधि। तो गुण संधि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे? अ की बात की, ई की बात की, ऊ की बात की, और सामने भी अ था, ई थी, ऊ था, सब थे, लेकिन दोनों एक जैसे चल रहे थे। अ ई ऊ एक जैसे चल रहे थे। अब जो गुण संधि है उसकी शुरुआत में तो अ रहेंगे, शुरुआत में कौन रहेंगे? अ रहेंगे, लेकिन जो सामने आएगा वो क्या होगा? सामने आएगा वो उससे अलग होगा। तो अ जो स्वर है उसके साथ किस प्रकार से भिन्न स्वरों के मेल से एक गुण स्वर बनते हैं। कौन कौन से गुण स्वर बनते हैं? एक ए बनता है, ओ बनता है। तो ए और ओ गुण स्वर किस प्रकार से बनते हैं उन पर अभी ए, ओ और तीसरा क्या है? अर। तो इन तीनों का निर्माण किस प्रकार से गुण संधि में होता है? ए ओ गुण स्वर माने गए हैं। कैसे स्वर माने गए हैं? गुण स्वर। कभी सामान्य तौर पर भी पूछा जाए बिना संधि के भी ए और ओ किस प्रकार के स्वर है तो गुण स्वर कहलाते हैं। और आई और आऊ वृद्धि स्वर है जो इससे आगे आएंगे, ए ओ के मेल से बनेंगे। तो मैंने कहा था क्रमवार मामला आगे बढ़ रहा है, और बिल्कुल क्रमवार है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गुण संधि में क्या है? गुण संधि में होता क्या है? देखिए, जहां पहले शब्द या फिर नया जो निर्मित शब्द होगा, जहां नए शब्द में ए, ओ, अर आते हो, ए, ओ और क्या आएंगे? अर आते हो। ए हो, ओ हो और अर हो, वहां क्या होगा? वहां गुण संधि होगी, गुण संधि। तो ए ओ किस प्रकार के स्वर है? गुण स्वर है। ए ओ गुण स्वर है, गुण स्वर। ए ओ किस प्रकार के स्वर है? गुण स्वर है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिएगा। ए ओ किस प्रकार के स्वर कहलाते हैं? गुण स्वर कहलाते हैं। ए और ओ किस प्रकार के स्वर कहलाते हैं? गुण स्वर कहलाते हैं। ए ओ किस प्रकार के स्वर है जी? गुण स्वर है। ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ए ओ किस प्रकार के स्वर है? गुण स्वर है। ए और ओ दोनों गुण स्वर है। अब ए का निर्माण कैसे होता है, ओ का कैसे होता है और अर का कैसे होता है? तो देखिए, से पहले में तो क्या रहेगा? अ आ ही रहेगा। पहले में क्या रहेगा? अ और आ। और इधर देखिए, अ आ, इसके साथ हो जाए ई और ई, ई और ई। तो नया क्या बनेगा? अ आ और ई होंगे तो ए बनेगा। क्या बनेगा? अ आ और ई। तो यानी अ और ई हो सकता है, आ और ई हो सकता है, और बड़ी ई हो सकता है, किसी का भी आपस में मेल हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अ आ के सामने ई आए तो नया क्या बनेगा? ए, जो कि क्या है? गुण स्वर है। ए आएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो गुण संधि का कोई भी उदाहरण उठा सकते हैं। जैसे ए यथा शब्द लिखा हुआ है, आया इसमें, और इष्ट
यहाँ पर हमें मालूम होना जरूरी है शुद्ध कि इष्ट कैसे लिखा जाता है। इष्ट में बड़ी ई नहीं आता, ई इष्ट नहीं होता है, इष्ट होता है। क्या होता है? इष्ट। तो इष्ट यथा धन इष्ट क्या बनेगा? यथेष्ट बनेगा। क्या बनेगा जी? यथेष्ट। यथेष्ट बनेगा। यथा धन इष्ट यथेष्ट। और यथेष्ट का टूटन कैसे होगा? य धन अ धन थ धन ए धन स धन आएगा क्या? नहीं। ट धन अ। ये इस प्रकार से य अ थ ए। तो यहां ध्यान दीजिए, ये एक ही मात्रा आ रही है। नए स्वर का जो निर्माण हुआ है वो ए है। तो तोड़ते ही हमें पता चल गया यथेष्ट में ए आ रहा है। और ए कैसा स्वर है? गुण स्वर है। तो कोई गलत नहीं कर सकता कि ये गुण संधि होगी, संधि होगी, गुण संधि होगी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता हो तो हमारी संधि गलत होती नहीं है। उदाहरणों के माध्यम से संधि को पढ़ना होता है। उदाहरण ज्यादा से ज्यादा हल करने होते हैं, जिससे संधि टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो हर परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। अब दूसरा समूह कैसे बनता है? अ आ के साथ कौन मिलेंगे? उ और उ मिल बैठेंगे और निर्माण किसका करेंगे? ओ का। किसका निर्माण होगा? ओ का। किस प्रकार से होगा? देखिए, महा धन महा से नहीं बनेगा, परोपकार शब्द लिखते हैं। पर धन उपकार। कोई भी शब्द आप रखिए, उसका मेल है वो सही होना चाहिए। ये सामने आने वाला गुण स्वर होना चाहिए, ओ का निर्माण होना चाहिए। पर र में अ है, तो पर धन उपकार क्या बना? परोपकार। और इसको तोड़कर भी आप देख सकते हो, परोपकार में आपको ओ की मात्रा मिल ही जाएगी। ये सीधी सटीक दिख ही रही है। वैसे ही अब किसका होगा? अ आ तो सेम रहेंगे। देखो ध्यान दीजिए, अगर हम सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से आप एक काम कीजिएगा, जब परीक्षा होती है तब आप एक इस चार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरी संधि का रिवीजन मान करके। शुरुआत इसी से कीजिए, रिवीजन इसी से कीजिए, काम आपका क्लियर हो जाएगा। बीच में पढ़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि केवल इससे काम हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 जो भेद है, अक्सर यहीं से सवाल आते हैं। और ये पांचों के पांचों भेद इस चार्ट में हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ आगे के वीडियोस में इनका पूरा अलग अलग विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, पर धन उपकार क्या बना? परोपकार। अब अ आ तो सेम है और सामने क्या मिलेगा? री। बराबर क्या हो जाएगा? अर। क्या बन जाएगा? अर। अ आ धन री क्या बनेगा? अर। जैसे शब्द क्या है इधर? महा। महाधन ऋषि। महाधन ऋषि क्या बनेगा? देखिए, महर्षि। इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर अभी आपको मैं समझाती हूं। महर्षि को तोड़कर समझिए। महर्षि, महर्षि में क्या है? देखिए, माँ है सीधा सा, फिर अ है और फिर ह आ रहा है। ह के बाद देखो, ह पूरा का पूरा दिख रहा है, शुद्ध व्यंजन नहीं है, तो अ साथ में मिला हुआ है, नेचुरल। और फिर ध्यान से देखिए, महर्षि, र की ध्वनि पहले आ रही है और र ऊपर बैठा है, तो सीधी बात है, र आधा है और पहले आ रहा है, तो यहाँ र है। और र के बाद क्या है? स है। तो अर अपन ने यहाँ पर हलंत वाला किया था कि नहीं? तो अर हलंत ये दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप तोड़ना सीख गए तो आपकी संधि कोई गलत नहीं कर सकता। मैं सबसे कम, जब मैं परीक्षाएं दिया करती थी,
सबसे कम संधि पढ़ती थी, लेकिन गलत नहीं होने देती थी। तरीका यही रखती कि उदाहरण सेट कर देते अपने दिमाग में, और शब्दों का विश्लेषण मेरा शुरुआत से ही अच्छा रहा है। उसी बच्चे का अच्छा रहेगा जिसने शुरुआत में शब्द लेखन किया है, शब्दों को तोड़ा है, शब्दों को मरोड़ा है, नए अर्थ निकाले हैं। तो आप अगर शब्द का विश्लेषण ढंग से कर रहे हैं तो आपकी संधि गलत नहीं हो सकती। तीसरी या चौथी बार कह रही हूं और कई बार कहूंगी। सदन, अब कौन सी मात्रा है? ई की, तो ई आएगी। कौन सी ई? छोटी ई। अब इसको आप देखोगे तो आपको अर मिल जाएगा। ये पढ़ा, ये अर, और अर इसमें बन रहा है, बस यही। ये ओ बन रहा है, ये ए बन रहा है, बस यही गुण संधि है। बस यही गुण संधि है। बस इसी बात को हमें ध्यान में रखना है, इसी बात पर हमें चलना है, तभी हम सही ढंग से अपना काम कर पाएंगे। उदाहरणों को ढंग से समझिए, उदाहरणों के साथ साथ बढ़िया तरीके से चलिए, आपका काम बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगली संधि कौन सी है? वृद्धि संधि, उस पर बात करते हैं। वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि वाले स्वर रहेंगे। कौन से वाले स्वर रहेंगे? वृद्धि वाले। वृद्धि वाले कौन से हैं? आई और आऊ। वृद्धि किसकी होती है? आई और आऊ वृद्धि कर होकर बनते हैं। मात्राओं की वृद्धि होती है, मात्रा बढ़ रही है। ए और ओ में एक एक मात्रा का बढ़ना, और उधर क्या था? गुणों में परिवर्तन हो रहा था। अ और ई मिलकर ए बन गए, बिल्कुल गुण परिवर्तन हो गया। यहाँ वृद्धि हुई। ए है, ए से आई बना, एक मात्रा बढ़ी। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो यहीं पर हम देख सकते हैं, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर नाम भी उन्होंने उसी हिसाब से दिया है। दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादि। यण य से बना है। य व होते हैं नहीं होते? बस अभी हम बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। जैसा नाम वैसा काम। जैसे दीर्घ संधि में क्या हो रहा था? दीर्घ स्वर रिजल्ट के रूप में आ रहे थे। गुण संधि में गुण स्वर आ रहे हैं। और जो वृद्धि संधि है उसमें क्या होगा? वृद्धि स्वर आएंगे परिणाम के रूप में। अर्थात दो शब्दों का मेल होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं। तो जब नया शब्द निर्मित होगा, उस नए शब्द में ए आई और औ, जो कि कैसे हैं? वृद्धि स्वर है, उनका निर्माण होगा। वहां वृद्धि संधि की। आई और औ का निर्माण, किसका निर्माण होगा? आई और आई का, आई और औ का। जहां नए शब्द में, नए शब्द यानी जिस शब्द का निर्माण हो रहा है दो शब्दों के मेल से, जहां नए शब्द में आई एवं आउ वृद्धि स्वरों का आगम हो, का आगम हो, वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। ये दोनों कैसे हैं? आई और औ दोनों वृद्धि स्वर है, इसलिए इसका नाम क्या है? वृद्धि संधि है। देखिए यहाँ आ ई उ बन रहे थे, फिर क्या बने यहाँ पर? यहाँ देखिए ए ओ अर बने, या आई और औ बने, यानी निरंतर आगे बढ़ रही है। संधि के नाम भी निरंतरता में रखे हुए हैं। जहां नए शब्दों में आई और आउ कैसे स्वर है? वृद्धि स्वर है, उनका आगम होता है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। क्या होगा? अ हो सकता है पहले शब्द के अंत में, या आ हो सकता है, और उसके साथ योग किसका होगा? ए का। योग किसका होगा? ए का भी हो सकता है, और आई खुद का भी हो सकता है। ए और आई दोनों का हो सकता है। तब जो निर्माण होगा वो किसका होगा?
वो होगा आई का। किसका निर्माण होगा? अधन ए बराबर क्या होगा? आई। आधन ए बराबर क्या होगा? आई। अधन आई बराबर क्या होगा? आई। और अधन ए बराबर क्या होगा? आई। तो इस प्रकार से ये अ के साथ ए मिले, आ के साथ ए मिले, किसी के साथ मिले, परिणाम में हमें क्या मिलेंगे? आई ही मिलेगा। ये कैसा स्वर है? वृद्धि स्वर है। और उसी प्रकार से आ सेम ही रहेंगे। अधन आ बराबर प्लस ओ धन ओ और आउ। ओ आउ कोई भी हो, परिणाम आउ होगा। परिणाम क्या होगा? आउ। समझ गए होंगे आप कि वृद्धि स्वर आ रहे हैं, परिणाम में क्या मिल रहे हैं? वृद्धि स्वर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर क्या है? आई और आउ। आई और आउ दोनों कैसे स्वर है? वृद्धि स्वर है। तो इनके उदाहरण देखें तो अधन आ धन ये है, मान लो उसका देखिए, सदा धन एव क्या बनेगा? सदैव। मात्रा में वृद्धि हो रही है, देखिए मात्रा में वृद्धि हो रही है, सदैव बन रहा है। और अधन ओ करो या आ धन ओ करो या आ धन आउ करो, परिणाम क्या निकलता है? आउ निकलता है। तो वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। कोई उदाहरण करें तो महाधन औषधि क्या बनेगा? औषधि कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पर मूल शब्द तो हमें लिखना आना ही चाहिए। अगर मूल शब्द में ही हम मात्रा गलत लगा रहे हैं तो ये तो हमारी पहली दूसरी में जब पढ़ रहे थे तब की गलती है, तो वो अलग बात है। महोषधि क्या शब्द बनेगा? महोषधि। क्या बना? महोषधि। क्या शब्द बना? महोषधि। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कहाँ होती है? वृद्धि संधि वहां होती है जहां नया शब्द जो बन रहा है उसमें वृद्धि स्वर आते हैं, आई और आउ, वहां पर वृद्धि संधि होती है। सीधी सी बात है। वृद्धि संधि कहाँ होगी? जहां स्वरों की वृद्धि होती है, स्वर की वृद्धि होती है, आई और आउ मिलते हैं, आई और आउ बनते हैं। जैसे एक धन एक, एक एक बन जाता है, तो उसमें क्या होती है? वृद्धि हो रही है। जहां वृद्धि हो रही है वहां क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। बस ये एक ही बात अपने को ध्यान रखनी है। और जो आई और आउ है वो कैसे हैं? आई एवं आउ वृद्धि स्वर है। ये बात भी ध्यान रखिए। गुण स्वर कौन से हैं? ए और ओ क्या थे? गुण स्वर थे। और आई और आउ क्या है? वृद्धि स्वर है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आई और आउ कैसे स्वर है? वृद्धि स्वर है। ये हमें पता है तो हम वृद्धि संधि बिल्कुल सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हैं। किसके माध्यम से? अगर हमें पता है कि आई और आउ वृद्धि स्वर है जो कि परिणाम के रूप में मिलते हैं। परिणाम के रूप में अर्थात वो शब्द मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। आपस में इन दोनों की संधि होती है और नए शब्द में नए वर्ण, नई मात्रा निर्मित होती है। उसमें आई और आउ अगर आ रहे हैं तो वृद्धि संधि होगी। अब वृद्धि के बाद क्या आ रहा है? यण। यण नाम क्यों पड़ा? सीधी सी बात है, जहां नए शब्द का निर्माण होगा उसमें यह आएगा सबसे पहले, फिर वह आएगा, फिर र आएगा। तो यह से शुरुआत हो रही है, इसीलिए इसका नाम यण रख दिया गया होगा। यण क्यों रखा गया है? क्योंकि जो जिन वर्णों का आगम हो रहा है वे वर्ण कौन है? य, र और व है। इसलिए इस संधि का नाम ही यण संधि हो गया। तो परिभाषा क्या होगी? जहां नए शब्द के निर्माण में य व र का आगम हो, य व र वर्ण का निर्माण हो, वहां पर क्या होगी? यण संधि होगी। अब य कहां बनेगा? व कहां बनेगा? र कहां बनेगा?
और किसको आधा करेंगे उस पर अभी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखें तो क्या बनेगी, जहां नए शब्द में वही ढांचा रखना है जिससे परिभाषा आसानी से याद रहे। जहां नए शब्द में य र व का निर्माण होता हो या आगम होता हो, निर्माण होता है, वहां यण होगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी जी, यण संधि होगी। कहा, जहां नया शब्द, जो संधि के बाद नया शब्द बनता है, उस नए शब्द में कौन से शब्द वर्ण आएंगे, य र और व आएंगे, वहां कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब यह कहाँ आएगा, र कहाँ आएगा और व कहाँ आएगा, उस पर बात करते हैं। उसके साथ ही साथ परिवर्तन कैसे होता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यह की बात करें तो एक तरफ ई होगा। यहां देखिए, अ था, आ था, अ और आ दोनों ही चल रहे थे और आउ तक बात बैठ गई। आउ तक बात आ चुकी है तो आउ से आगे हम स्वरों की गणना नहीं करते। तो अ और आ का काम पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में अ और आ का काम समाप्त हो चुका है, इसलिए अब ई अपना काम संभालेगी। और ई और ई दोनों इस तरफ हो सकते हैं, ई हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। और इसके साथ क्या होगा, इनके अलावा कोई भी स्वर, ई और ई के अलावा कोई भी स्वर, भले कोई आए, अ आए, आ आए, कुछ भी आए, ओ आए, कोई भी स्वर आना चाहिए तो वो निर्माण य का हो जाएगा। तो असमान स्वर, बराबर क्या होगा, य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, य। यानी इधर ई और असमान स्वर मिलकर किसका निर्माण किया, य का निर्माण किया। यानी ई का अस्तित्व समाप्त, ई की जगह किसने ले ली है, सामने असमान स्वर है उसके साथ मिलकर के ई ने य का निर्माण कर दिया है। इसीलिए तो याद होगा आपको, य र व क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, जो स्वरों के नजदीक होते हैं। यानी उनका उच्चारण का समय भी स्वरों से थोड़ा ही ज्यादा होता है, इसलिए वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और स्वर के बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो इसका उदाहरण देखें, जैसे इति, इति में ये ई की मात्रा, धन आदि, इति धन आदि बराबर क्या बना, देखिए इति में ये क्या है, ई है और यहाँ आ है। अब ई और आ दोनों ही मिले और मिलते ही किसका निर्माण कर देंगे, य का निर्माण कर देंगे। तो ये ई की मात्रा है, ये त के ऊपर से तो हट गई, घर उजाड़ा, त का घर तो आधा ही रह गया, तो इत हो जाएगा। जो शुद्ध व्यंजन इत, तो ये त आधा होगा। यानी यण संधि में जब बच्चे याद करते हैं तो अक्सर यही करते हैं कि आधा वर्ण आ रहा है तो यण संधि होगी मैडम। तो इति धन आदि में ई धन आ हो जाएगा, ई धन आ होगा और ई धन आ बराबर य का निर्माण होगा और आगे जो आ की मात्रा है वह य के साथ वापस लग जाएगी और त बेचारा बिना मात्रा के, त बिना मात्रा के अर्थात तो शुद्ध व्यंजन के रूप में, अर्थात हम आधे वर्ण के रूप में कह सकते हैं। तो ये इत्यादि बनेगा। क्या बनेगा, इत्यादि। क्या बना, ई धन आ बराबर य और य में आ की मात्रा लगी। इसे आप तोड़कर भी देख सकते हैं, जैसे इत्यादि है तो इसमें क्या है, ई है, त है, य है, ये आ की मात्रा देखिए, आ की मात्रा और ये द और ये ई,
थोड़ा छोटा लिखना है, ये द और ये ई, ये इत्यादि। यहाँ देखिए ये य बना है, य का निर्माण और आ ये पढ़ा, तो ये हमारी बिल्कुल संधि सही है। संधि कौन सी है? संधि यण है, इत्यादि इस प्रकार से बना है। वैसे के वैसे ऊ के साथ हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ भी हो सकता है, और इधर असमान स्वर हो सकता है, असमान स्वर। और निर्माण किसका होगा? व का। किसका निर्माण होगा? व का। उ और ऊ दोनों के सामने कोई भी असमान स्वर, यानी इनको छोड़कर, उ और ऊ को छोड़कर कोई भी ई आए, ए आए, ओ आए, अ आए, कुछ भी आए, तो क्या बन जाएगा? ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? व में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके उदाहरण के रूप में देखेंगे तब जाकर अपने को ये बात समझ में आएगी। जैसे कोई शब्द है, अन्वेषण शब्द है, तो अन्वेषण का क्या होगा? अनुधन ईषण। अब ईषण लिखना तो अपने को खुद को आना ही चाहिए, अनु तो आता ही है सबको। और ईषण कैसे होता है? ईक्षण कहते हैं जिसको, कभी कभी हम ईषण भी कहते हैं। अनुधन ईक्षण। अन्वीक्षण बनेगा क्या? क्या बनेगा? अन्वीक्षण। क्यों बनेगा अन्वीक्षण? अन्वीक्षण क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि अनुधन ईक्षण है। ये ऊ की मात्रा, यहाँ पर किसकी मात्रा है? ऊ। और ये ई मिलकर क्या बना? व। और बना क्या? अन्वीक्षण बन गया। क्या शब्द बनेगा? अन्वीक्षण। और न आधा क्यों हुआ? पहले ही हम बात कर चुके हैं। क्यों हुआ बेचारा न? बिना मात्रा का, क्योंकि ये मात्रा इसके साथ मिलकर व का निर्माण कर चुकी है, इसलिए इस मात्रा का, ऊ की मात्रा का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त है और नया शब्द बन रहा है अन्वीक्षण। तो यहाँ न आधा दिख रहा है, यहाँ तो आधा दिख रहा है। यण संधि में आधे आधे वर्ण आते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और इसको तोड़कर भी देखेंगे तो इसी प्रकार से ये होगा। और अगला जो यहाँ पर हमने एक य किया, एक र किया, एक व किया, तो र कैसे बनेगा? र कैसे बनेगा? र में पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा? र के जैसा कौन सा स्वर है? री। र के जैसा ही कौन सा स्वर है? री। री के साथ कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बनाएगा? री के साथ कोई भी असमान स्वर आ गया तो निर्माण किसका होगा? निर्माण होगा र का। तो यहां री धन असमान स्वर बराबर क्या होगा? र। क्या होगा? र। जैसे यहां शब्द हो मातृ, मातृ में री है, मातृ माता से जुड़ा हुआ मातृ, और इधर हो उपदेश, उपदेश। शब्द क्या बनेगा? मातृपदेश बनेगा। क्या बनेगा? मातृपदेश। इसको तोड़ना जरूरी है, मातृपदेश को, नहीं तो कि त्र कहां से आया? बड़ा पेचीदा सवाल रहता है बच्चों के लिए कि भाई ये त्र आया तो आया कहां से? त्र इधर से ही आया है। री, री के साथ ऊ मिला, क्या बना? र का निर्माण हुआ। और र में वापस किसकी मात्रा लगी है? उपदेश, ऊ की मात्रा लगी है। तो त और र क्या करते हैं? एक साथ मिल जाते हैं। या त, आधा त जो है वो त्र में मिला हुआ है, इसलिए अपने को लगता है एक बार देखने को कि ये यण का उदाहरण कैसे है, इसमें तो आधा वाला दिख ही नहीं रहा है। मैडम तो कहते हैं कि आधा वाला दिखेगा, दिखेगा, जरूर दिखेगा, देखते ही यण कर देना। इसमें है, इसको तोड़िए पता चलेगा। पूरा का पूरा शब्द हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तब मिलेगा। मातृपदेश को तोड़े तो देखिए माँ है तो म धन आ, माँ बना। अब त्रु है तो पहले त्र होगा। पहले क्या होगा? त्र। त्र में क्या होता है? त आधा और र
और त्र होता है पूरा लिखा हुआ तो अशामिल होता है, लेकिन यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी हुई है तो र के साथ ऊ है। और ऊ कौन सा? छोटा वाला, जो यहाँ था वही रहेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ ऊ छोटा है तो छोटा वाला ही रहेगा। रसो ऊ जिसे कहते हैं, छोटा बड़ा कहो, रसो दीर्घ कहो, आपकी इच्छा, जैसे कहो वैसे कहो। सवाल हमारा सही होना चाहिए, सबसे बड़ा टारगेट अपना ये होना चाहिए कि माँ धन आ धन त धन र धन ऊ। अब आगे आसान सा है, प धन अ धन द, जैसे है वैसे तोड़ते जाओ। ए धन श धन अ, इतना लंबा विश्लेषण एक शब्द का, इतने सारे इसमें वर्ण है। और ऐसे आपने तोड़ा तो आपको समझ में आएगा त्रु कैसे बना। ये त, ये र, ये उ मिलकर क्या बना है? त्रु। और यही मातृपदेश में कौन सी संधि है? यण संधि है। अब नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस प्रकार से टूटता है और इस प्रकार से आपस में मिलकर हमें दिखाई देता है, जिससे एक बार देखने को लगता है कि आधा वाला तो है ही नहीं, लेकिन इसी में आधा त्र में ही शामिल है। अब यण संधि के बाद कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, जो मोस्टली तत्सम शब्दों में ही होती है। वैसे ही जो संधि है, संधि जो है वो संस्कृत में ज्यादा है, संस्कृत के शब्दों में ज्यादा रहती है। अपने यहाँ पर जो संधि है ना, वो तत्सम के शब्द जो है, संस्कृत से आए हुए शब्द है, उनमें ही ज्यादा संधि होती है। लेकिन अयादि तो पूरी तरह से संस्कृत को ही समर्पित है। अब अयादि संधि पर बात करें तो नए शब्दों में निर्माण किसका होगा? य र व हमने कर लिए। अब आगे य र ल व में थोड़ा सा ल नहीं आता, सॉरी, य र व में थोड़ा और विस्तार करते हैं। अयादि संधि नए शब्दों के निर्माण में अय होगा, आय होगा, और अव होगा, आव होगा। अय आय और अव आव, उनका निर्माण होते ही कौन सी? अ या अय। वही बात है, यण वाली बात है। यण में य आदि आते हैं, यानी य आता है, वह आता है और र आता है। और अयादि में क्या आता है? और व, आय, आव, ऐसे। बस इतनी बात है, क्लियर कट बात है। तो जहां नए शब्द में क्या आएगा? अय, आव, अय होगा, आव होगा, और क्या होगा? अय, ओ सॉरी, आव नहीं, अय आय, अय के साथ आय रहेगा, और फिर आ जाएगा अव, और फिर आ जाएगा आव का निर्माण। वहां कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अयादि संधि कहाँ होगी? जहां अय, आय, अव, आव का निर्माण हो रहा हो। तो अय का निर्माण कैसे होगा? सीधी बात है, इधर क्या बन रहे थे? यहाँ पर अपने पास ई थे, ऊ थे, री था, यहाँ तक चले गए। री के बाद क्या आता है? उसी को ले लीजिए। यहाँ पहले में क्या चला? लास्ट में री। री के बाद स्वर में क्या आता है? बड़ा री हमारे हिंदी में चलता नहीं है, तो ए आता है। तो ए से यहाँ शुरुआत होगी। ए के साथ कोई भी असमान स्वर होगा। ए के साथ क्या होगा? असमान। और ए के साथ असमान स्वर होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? अय का। आई के साथ असमान स्वर होगा तो किसका निर्माण करेगा? आय का। और ओ के साथ कोई असमान स्वर होगा, किसका निर्माण करेगा? औ का। और औ के साथ कोई असमान होगा तो किसका निर्माण करेगा?
आ आऊ के साथ है तो आऊ का निर्माण करेगा, लगातार चलिएगा, गलत होने की कोई संभावना नहीं। तो जितने यहाँ पर आ रहे हैं उतने तो हम डाल देते हैं एक बार, चारों के विश्लेषण तो कर देते हैं। उदाहरण यहाँ आए तो ठीक, नहीं तो मोक्ष बात कर लेते हैं, आगे और पढ़ेंगे विश्लेषण से। तो अय कैसे बनता है? ए धन असमान स्वर, असमान क्या? स्वर, व्यंजन नहीं। ए धन असमान स्वर बराबर क्या बनेगा? अय। अगर आप संधि पढ़ रहे हैं, क्या वर्णमाला पढ़ रहे हैं, देवनागरी में कुछ भी पढ़ रहे हैं, सिस्टम से लगातार चलते हैं तो गलत होने की संभावना नहीं है। दीर्घ से शुरू करो, गुण पर आओ, गुण से वृद्धि पर आओ, वृद्धि से यण पर आओ, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और आगे बढ़ते जाइए। यण से अयादि पर आओ, गलत नहीं जाएगा। यहाँ मैंने कहा री पर समाप्त हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो ए धन असमान स्वर अय हो जाएगा। आई धन असमान स्वर क्या होगा? आय। क्या होगा? आय। और ओ धन असमान स्वर क्या हो जाएगा? ओ धन असमान स्वर बराबर अव हो जाएगा। और आउ धन असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। सीधा सा, सादा सा, अगर ढंग से समझा, लगातार चले, वीडियो के एंड तक बीच में बिना रुके चले, तो समझ में आने से कोई रोक नहीं सकता। यहीं से संधि लगभग क्लियर, एक ही पेज से क्लियर हो रही है। उदाहरण, यहाँ से आपने मगोस भी उठाया, उसके जैसा जैसा कोई मिला आप कर सकते हो। एक एक उठाया, उसके जैसा जैसा कोई मिला कर सकते हो। प्रत्येक उठाया, कोई मिला कर सकते हो। सदैव उठाया, कोई मिला कर सकते हो। यानी एक दो उदाहरण से भी बाकी वाले उदाहरण हम सही कर सकते हैं। बस समझने की बात है, संधि को समझना पड़ता है। अच्छे से समझ लिया तो संधि का सवाल गलत नहीं होगा। उदाहरणों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा की जाए तो फिर सोने पर सुहागा होगा। लेकिन इसको एक जगह पर लास्ट रिवाइज के लिए आपके लिए ये बोर्ड का जो पेज है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शुरुआत में इसको पढ़ना है, बीच में सब भेदों को अलग अलग पढ़ना है, और एंड में वापस इसी पेज को पुनः, इस पेज वाले वीडियो को पुनः आपको देखना है, पढ़ना है। फिर आपके संधि प्रकरण में गलती रह जाएगी, कोई भी शब्द आएगा आप गलत नहीं करोगे, ये गारंटी है। चलिए, अब ये आव तक हो गए। अब हम एक आध उदाहरण की बात करें तो जैसे ए धन असमान स्वर बराबर क्या होता है? अय हो जाता है। क्या बना? अय। तो अय का उदाहरण अगर हम देखें तो क्या बनेगा? जैसे ने धन अन है, ने धन अन है, क्या बनेगा? नयन। कैसे बनेगा? देखिए, ने धन अन बराबर, ये ए है और अ है, निर्माण किसका करेगा? अय का। और य में मात्रा कौन सी लगेगी? वापस अ वाली। अन है ना, ये अन, अन वाली, तो अ वाली मात्रा। अय का तो निर्माण हो गया ए और अ जुटने से, और ए किसमें बदला? अय में बदल गया। और इस अ की मात्रा य के साथ लग जाएगी और पूरे शब्द का निर्माण होगा नयन। किसका निर्माण होगा? नयन का। क्या बना? नयन। वैसे ही दूसरा क्या है? आई धन असमान स्वर है, आय बनेगा। आई की कोई भी मात्रा ले लो, जैसे गायन है, गायन शब्द में क्या होगा? यहाँ जगह है तो कर लेते हैं। जैसे गे धन अन बराबर क्या बन जाएगा? गायन बन जाएगा। क्या बनेगा? गायन। गाय धन अन बराबर क्या हो गया? गायन। वैसे ही ओ धन असमान स्वर, तो क्या बनेगा? निर्माण किसका होगा? अव का। ओ धन असमान स्वर, पहले ओ आना चाहिए। जैसे ए पो धन अन क्या होता है? पवन होता है। अक्सर पूछा जाता है, नयन, पवन, ये फिक्स है। गायन, ऐसे कुछ शब्द है, अयादी में तो कम ही शब्द है। और वही
बार बार आते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गाय धन अन्न गायन बन गया, वैसे ही पो धन अन्न क्या बनेगा? पवन। पो धन अन्न बराबर पवन। वैसे ही पाऊ धन अन्न तो क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। पवन का पाऊ, आऊ की मात्रा आते ही एक बढ़ जाएगी मात्रा, आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव। तो पाऊ धन अन्न लिख देते हैं इधर। पाऊ धन अन्न बराबर पावन। आप समझ गए होंगे कि कैसे आए है, कैसे आए है, कैसे अब है और कैसे आव है। सिस्टम से लगातार चलिए, धैर्य रखिए, गलत नहीं होगा, कोई संभावना नहीं रहेगी, सही का ही दिमाग में रहेगा कि यहां से तो गलत जा ही नहीं सकता। यह है स्वर संधि के भेदों का शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बातचीत है, एक ही पेज की बातचीत है। और इनको हम पुनः विस्तार से दीर्घ है, गुण है, इनके खूब सारे उदाहरणों के साथ करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उदाहरण किए जाए उतना फायदा है। उदाहरण वो हमारे किया हुआ और परीक्षा में मिल गया तो कहना ही क्या। इसलिए खूब सारे उदाहरण की हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं संधि का दूसरा भेद, अर्थात ये तो स्वर संधि के 5 भेद थे। अब हम बात करेंगे संधि खुद के 3 भेद होते हैं। पहला भेद क्या था? पहला भेद था स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो शॉर्ट में उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्वर संधि के भेदों को पुनः पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि, अब इसकी बात करेंगे व्यंजन संधि की। पहला भेद क्या था? स्वर संधि। संधि का पहला भेद क्या था? स्वर संधि। सारा का सारा मटेरियल किस पर डिपेंड था? स्वर पर। इधर भी स्वर, उधर भी स्वर, दोनों तरफ स्वर ही स्वर आपस में मिल रहे थे। अब एक तरफ तो व्यंजन होगा और एक तरफ स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। वहां संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो नॉर्मल वे में क्या होता है, जहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण शुद्ध व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, वहां नया जो निर्मित होगा वो व्यंजन होगा। और वहां संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो क्या होगा? जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, ध्यान दीजिएगा, एक ये क होता है और एक ये क, तो ये शुद्ध व्यंजन है। और ये जो है ये क्या है? स्वर सहित व्यंजन है, सहित व्यंजन। ये जो ये फिक्स है, क क्या है? व्यंजन है, और जो ये क है ये स्वर सहित व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये इसकी बात कर, ऐसा वाला व्यंजन होगा। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द के दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, व्यंजन हो, तो उनके मेल से व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन संधि का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जैसे
कोई उदाहरण देख ले व्यंजन संधि का, तो देखिए जैसे एक शब्द है उल्लास। क्या शब्द है? उल्लास। उल्लास शब्द है। अब उल्लास में मूल शब्द उधर क्या क्या है देखिए, उत धन लास है। उत है, उत उपसर्ग होता है और लास मूल शब्द। तो ये क्या है? यहाँ पर व्यंजन है। देखिए ये हलंत आ रहा है सीधा। अगर स्वर होता तो स्वर आता, वगैरह आता, तो ये उत है, तो ये व्यंजन हो गया और ये भी व्यंजन हो गया। व्यंजन और व्यंजन आपस में मिले और नए व्यंजन का निर्माण, ल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? ल का निर्माण हो गया। वैसे ही कोई और शब्द जैसे आप देख सकते हैं कि अप है इधर और ये ज है, तो अप और ज मिलकर क्या बनते हैं? व्यंजन संधियां वगैरह आसान होती है, ज्यादा मतलब इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं होती। अप धन ज है तो क्या बनेगा? अब्ज बनेगा। कैसे? यहाँ ज आने के कारण ये बनेगा क्या? अब्ज बना। और क्यों बना? क्योंकि ये प है। प क्या है? अघोष वर्ण। और इधर क्या आया? ज। ये ज आया सघोष। ये इसको विस्तार से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार ऐसे समझ लेते हैं। ये अघोष है और आगे आ रहा है सघोष। तो ये मांग करेगा कि मैं सघोष हूं, तो इसको भी सघोष पर लाइए। तो ये इसका प का, देखिए प, फ, ब, प का तीसरा वर्ण हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब, सघोष वर्ण हो जाएगा। तो ये अब्ज शब्द का निर्माण हो गया। अब्ज किसे कहते हैं? अब्ज कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल का पर्याय है, क्योंकि ये आब में उत्पन्न होता है, अप में उत्पन्न होता है। अप मूल शब्द है आब का, जिससे पानी शब्द बना है। तो अब्ज जो है उसका अर्थ क्या है? कमल। जल में जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? कमल। जल में उत्पन्न होता है। ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ें तो एक बार को ऐसे विसर्ग संधि पर भी बात कर ले शॉर्ट में, फिर इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो तीसरा जो भेद है वो कौन सा है? विसर्ग संधि। इनके वापस ज्यादा कोई भेद नहीं है, थोड़े रूल्स है अलग अलग, उन पर बात कर लेंगे। लेकिन इनके पुनः कोई स्वर संधि की तरह ज्यादा भेद नहीं है। तो ज्यादा काम अपना किस पर रहेगा? स्वर संधि पर रहेगा। और विसर्ग और व्यंजन की बात करें तो ये शॉर्ट में रहेगी। इनके अपने कुछ नियम है, उन पर हम बात करेंगे। और विसर्ग संधि में होता क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग युक्त हो और नए जो वर्ण का निर्माण होगा उसके साथ कोई भी व्यंजन वगैरह मिलकर के नए वर्ण के मेल से नए शब्द का निर्माण करेंगे, उसे वहां पर विसर्ग संधि, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। तो एक तरफ क्या होगा? विसर्ग होगा, जहां प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग युक्त हो, युक्त हो, वहां विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। यानी नए शब्द का निर्माण होगा, उसमें कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जिनमें विसर्ग मौजूद रहेगा और कुछ में हट जाएगा। उस विसर्ग की जगह नए वर्ण का आगम हो जाएगा। लेकिन
कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रातः काल है तो इसमें से हटता ही नहीं है, प्रातः काल का प्रातः काल कई बार लिखा जाता है। तो विसर्ग संधि कहाँ होती है? जहां प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग युक्त रहता है। और विसर्ग खुद है क्या? विसर्ग खुद भी एक व्यंजन है, यह बात ध्यान रखनी है। विसर्ग क्या है? नोट कर देते हैं यहाँ। विसर्ग व्यंजन है। विसर्ग क्या है? व्यंजन है। आजकल अवधारणाएं पूछी जाती है, दे दिया जाएगा विसर्ग स्वर की विशेषता है, नहीं, व्यंजन की विशेषता है। विसर्ग किसकी विशेषता है? व्यंजन की विशेषता है। तो देखिए अब यहाँ पर विसर्ग वाला शब्द है निह धन कपट, क्या बनेगा? निष्कपट। क्या बनेगा? निष्कपट। निह कपट, निह कपट बार बार बोलिए, निष्कपट अपने आप आ जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्कपट। वैसे ही दुह धन जन, दुह का क्या निर्माण हो जाएगा? र का। दुह धन जन, दुर्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुर्जन। तो यहाँ पर जो विसर्ग युक्त शब्द होने के कारण विसर्ग संधि है। ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में बात की है कि व्यंजन कहाँ है, विसर्ग कहाँ है, और स्वर संधि के विभिन्न भेदों को हमने एक सांचे में ढाला है। इन सब पर अभी हम विस्तार से आगे बात करने वाले हैं और संधि टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि उसमें से एक भी गलत न जाए। और हर परीक्षा में संधि का सवाल तो आता ही आता है, तो इसे मजबूती से करना है। संधि मजबूती से करेंगे, तोड़ जोड़ बार बार करेंगे तो वर्णमाला भी मजबूत हो जाएगी, जो बहुत जरूरी है।